काव्या और उसकी सास मनोरमा में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। मनोरमा जी भी अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानती थी। एक दिन, जी उठ जाइए ना, सुबह हो गई है। अरे यार जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और मुझे भी पता है सुबह हो गई है, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती ना। नहीं मम्मी जी, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, आज तुम सारे काम निपटा लो, फिर हम बाहर चलेंगे। आज ना मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। ऋषभ को तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू ही चल मेरे साथ। ठीक है मम्मी जी, उससे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। चल मैं हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों सास बहू साथ में किचन में काम करने लगती है। तभी ऋषभ वहाँ आता है। तो मेरी माँ से यहाँ काम करवाया जा रहा है, क्यों? नहीं जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मम्मी जी तो बस मेरा हाथ पटा रही है। हाँ बेटा, मैं तो बस बहू की हेल्प कर रही थी। माँ आप रहने दीजिए, आप हमेशा इसकी साइड लेती है। मुझे पता है आजकल की बहू कैसे अपनी सास की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। अरे बेटा, काव्या ऐसी नहीं है, तो इतना मत सोच। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता, ऐसी लड़कियों की लगाम खींच कर रखना जरूरी है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? कॉफी बना कर दो। जी जी अभी लाई। ऋषभ की बातें सुनकर मनोरमा जी को लगा कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा सोच रहा है। अरे बहू, ऋषभ की बातों पर ध्यान ना देना, वो थोड़ा सा ना बावरा है, ज्यादा सोचता है। जी माँ जी। वहीं दोपहर में सारे कामों से फ्री होकर दोनों सास बहू मौसी जी के पोते के बर्थडे में चली जाती है, जिससे उन्हें शाम को आने में देर हो जाती है। कहाँ थी अब तक? कहाँ घूम रही थी? अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है। आज तेरी मौसी के पोते का जन्मदिन था, तो मैं बहू को वहीं लेकर गई थी। मुझे लगा उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माँ आप इस लड़की की बातों पर पर्दा क्यों डाल रही हैं? मुझे पता है अपनी सहेलियों के साथ गई होगी घूमने, और मैं से कुछ बोलूँ ना, इसलिए आप बातों पर पर्दा डाल रही हो। और अगर बर्थडे था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि तुझे बोलने पर भी तू हमेशा साथ जाता तो है नहीं। काम का बहाना मार कर तुझे तो ऑफिस ही जाना होता है, इसलिए। मैं सब देख रहा हूँ, जब से ये काव्या आई है ना, न जाने इसने ऐसा क्या किया है कि आप हमेशा इसी का साथ देती हो। तो साथ मुझे क्या, एक दिन आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर ऋषभ कमरे में चला जाता है। मेरे जूते उतारो। जी अभी उतारती हूँ। मेरे कपड़े निकाल कर रखो कपबोर्ड से, मैं तब तक नहा लेता हूँ। जी। तभी काव्या देखती है कि पति की शर्ट पर किसी के लिपस्टिक के निशान हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप ऋषभ का काम करके वहां से चली जाती है। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तो बता, इतनी उदास क्यों है? देख, ऋषभ की बात को ना दिल पर मत लिया कर, वो बहुत बड़। बेटा कोई बात है तो बता, इतनी उदास क्यों है? देख, ऋषभ की बात को ना दिल पर मत लिया कर, वो बहुत बड़ बोला है, कुछ भी बकता रहता है। माँ मैं वैसे तो ध्यान नहीं देती, लेकिन मेरे प्यार में क्या कमी रह गई कि इन्हें दूसरी लड़की के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई। क्या मतलब? आज मैंने इनकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा। हमेशा इनकी शर्ट से लेडीज़ परफ्यूम की स्मेल आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्या कह रही है बेटा तू ना ऋषभ से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं ही कुछ करती हूँ। वहीं शाम को। काव्या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, क्या है ये सब? सारा दिन कमरा बिखरा रहता है, खाना ढंग से नहीं बनाती, जब देखो तब घूमने निकल जाओगी, और बाद में अगर मैं कुछ कहूँ तो माँ का नाम लगा देती हूँ, और माँ भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। सॉरी जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपनी गलतियों का ध्यान रखूँगी। तुमसे नहीं होने वाला कुछ। मैं जा रहा हूँ और तुम रहो अकेले इस घर में। और ऋषभ वहाँ से चला जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुबह होने वाली है। कब से हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ जी अब तक घर नहीं आए। अरे जाने दे बहू से, ऋषभ जो भी कर रहा है एक दिन वो बहुत पछताएगा। वहीं अगली सुबह जब ऋषभ घर आता है। कहाँ था ऋषभ तू पूरी रात? अपनी बहू से पूछो माँ, इसी से परेशान होकर मैं घर छोड़कर चला गया था। काव्या, ऋषभ ये क्या कह रहा है? क्या तुमसे अब मेरा बेटा भी नहीं संभाला जाता?
मैंने जीवन के 25 साल इसे संभाला है और तुमने अभी से इसकी ये हालत कर दी है। पति परमेश्वर होता है, लेकिन तुम्हें क्या। छोड़ो, जा बेटा तू आराम कर, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। फिर ऋषभ मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? रो मत। मैंने तो बस इसलिए जानबूझकर तुझे डांटा कि ऋषभ को लगे कि मैं उसके साइड हूँ। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। कमरे के बाहर दोनों खड़ी होकर ऋषभ की बातें सुन रही होती है। हाँ दामिनी यार, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पहले जब मैं काव्या से बुरा बर्ताव करता था ना, तो माँ का कोई रिएक्शन नहीं होता था। अब तो माँ भी उससे नफरत करने लगी है। आज उन्होंने उसे खुद खरी खोटी सुनाई। अब तो शायद कुछ दिनों में वो खुद तंग आकर घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम टू बेबी। देखा? हाँ मम्मी जी, यानी कि इनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिस कारण ये सब हो रहा है। हाँ, और अब हमें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ऋषभ की हर हरकत पर नज़र रखने लगती है। वहीं दामिनी ऋषभ के ऑफिस में ही काम करती थी और हर समय उसके साथ रहती थी। इसी दौरान वो ऋषभ के मन में उसकी फैमिली और पत्नी के लिए बहुत सारी बुरी बातें भरती है, ताकि ऋषभ अपनी बीवी को डिवोर्स देके उससे शादी कर सके। बेबी, तुम कब शादी करोगी मुझसे? शादी का वादा मुझसे किया था और पत्नी उस काव्या को बना लिया। वो तो एक नंबर की नाकारा बीवी है। बताओ करती ही क्या है तुम्हारे लिए? बात तो तुम्हारी सही है दामिनी, वो सारा दिन घर में रहती है, लेकिन घर अस्त व्यस्त रहता है, पता नहीं क्या करती है। तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी होने का जो तुम्हारा घर भी ना संभाल सकी? मुझसे शादी कर लो, घर परिवार तुम्हें और ऑफिस को सबको अच्छे से मैनेज कर लूँगी। तुम्हारी बीवी तो कमाती भी नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है, आज ही जाके मैं उससे डिवोर्स मांग लेता हूँ। हाँ, वैसे भी अब सही समय आ गया है बेबी। वहीं घर पर काव्या कहाँ हो? जी बर्तन धुल रही हूँ, अभी आई। बस तुम्हारा जीवन कपड़े बर्तन धुलने में ही गुजरेगा। बाई क्यों नहीं बन जाती तुम? इसी बहाने कुछ कमाई तो हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? सही तो कह रहा हूँ मैं। वैसे ये लो ये पेपर, इस पे सिग्नेचर कर दो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो बाई बनकर यहाँ रह सकती हो। मेरी एक्स वाइफ होगी तो 2 टाइम का खाना और कपड़ा तो मैं दे ही सकता हूँ, क्यों? हाँ बेटा तू सही कह रहा है। वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि काव्या को यहाँ से निकाल फेंकूं। रास्ते का कांटा बन गई है ये। इसका मतलब आप राजी हो हम दोनों के अलग होने के लिए और मेरी दूसरी शादी के लिए? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे डिवोर्स से पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। फिर सास ऋषभ को दामिनी के घर ले जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों ले आइए माँ? अरे सब पता चल जाएगा, रुक तो। अंदर दामिनी किसी से बात कर रही थी। देखो ना बेबी, वो ऋषभ का बच्चा कैसे मेरे जाल में फंसा। अब तक तो उसने अपनी बीवी से डिवोर्स भी ले लिया होगा। अब मैं उसके घर में जाऊंगी और उसके घर का सारा माल जब्त कर लूंगी, जिसके बाद हम दोनों देश छोड़कर फरार। वो मेरी जान, क्या प्लान बनाया है। बहुत खूब दामिनी, बहुत खूब, बहुत अच्छा जाल फेंका। अब तुम्हारे लिए मैंने भी पिंजड़े की व्यवस्था कर ली है। जिसके बाद पुलिस वहां आती है और धोखाधड़ी के केस में दामिनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। काव्या मुझे माफ़ कर दो, मैं दामिनी के बहकावे में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसका मतलब तू मेरी बेटी से डिवोर्स ले लेगा? काव्या मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। मुझे नहीं लगता कि तू इसका पति कहलाने के काबिल है। माँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। आप लोग मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तेरी सज़ा ये है कि जैसे काव्या तुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, बदले में तू भी उससे उतना ही प्यार करे। क्या? करेगा ना बेटा? और मनोरमा जी की समझदारी से काव्या का घर टूटने से बच जाता है। थैंक यू माँ, आप मेरी सास ही नहीं मेरी माँ हो। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए करती हो। चल अब सेंटी मत हो, आके गले लग जा मेरे। वार भाभी।
आकांक्षा भले ही गरीब घर से थी, पर उसने काफ़ी पढ़ाई करी थी। उसके माता पिता भी बिल्कुल वैसा ही करते जैसा आकांक्षा कहती। पर अफसोस, आकांक्षा की भाभी रूपाली एक कम पढ़ी लिखी औरत थी, जिसे बोलने का तरीका भी नहीं पता था। रूपाली के मन में जो बात आती वो बेधड़क मुंह पर बोल दिया करती। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा के कुछ दोस्त आकांक्षा से मिलने उसके घर आते हैं और आकांक्षा अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे दोस्त घर पर आए हैं, आप इनके लिए चाय बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। वैसे भी भाभी होती किस लिए है? इसीलिए तो होती है ना भाभी, ताकि ननद को आराम मिल सके। और वैसे भी आपके दोस्त घर आए तो आप क्यों ही कुछ करोगे? भाभी ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी घर पर मेरे दोस्त आए हैं। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि मैं अभी बना कर ला देती हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करो। वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो हर हफ्ते आ ही जाते हैं किसी ना किसी काम के बहाने। रूपाली जल्दी जल्दी घर का कोई काम नहीं करती, खासकर तब जब घर में कोई मेहमान आए। पर बेचारी रूपाली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तो वो मुंह बनाकर चली जाती है। रूपाली का ऐसा बर्ताव देखकर आकांक्षा के दोस्त आकांक्षा से कहते हैं, आकांक्षा तेरी भाभी तो बहुत बोलती है। तुम बुरा मत माना, वो शुरू से ऐसी ही है, थोड़ी मुंहफट है लेकिन दिल में कोई बात नहीं रखती। आकांक्षा बुरा मत मानना, पर कम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बदतमीज़ होते हैं, उन्हें ना बोलने का सेंस ही नहीं होता। अरे ज़रूरी नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग बदतमीज़ी हो, मेरे माता पिता भी तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो मेरी भाभी जैसे भी नहीं है। रूपाली के बदतमीज़ करने के बाद भी आकांक्षा अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करती है। अब समय यूं ही बीतता है, पर घर की स्थिति बिगड़ने लगती है। अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए और अपनी ही शादी के पैसे जोड़ने के लिए आकांक्षा खुद नौकरी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो वो अपनी भाभी से थोड़ी सी मदद मांगती है। भाभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आज मेरा लंच आप बना दोगी, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो घर की नौकरानी हूँ ना, हर किसी को लेट ही हो रहा होता है, मैं सब कुछ समझती हूँ। ये ना सब काम करवाने के तरीके हैं। अब मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना बना रही हूँ तो तुम्हारे लिए भी बनाना ही पड़ेगा। रूपाली बहू, तू जितना करती नहीं उतना गाना गाती है। रहने दे, मेरी बेटी एक दिन भूखी चली जाएगी, तुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही दुख होता है अपनी बेटी के लिए, तो खुद क्यों नहीं सुबह उठकर बना देती अपनी बेटी के लिए लंच। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आप सब बहुत तेज है, खासकर आपकी ये पढ़ी लिखी बेटी। अरे मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए ये मुझे कुछ समझती नहीं और नौकरों की तरह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। माँ रहने दो ना, आप तो जानती हो ना भाभी कैसी हैं, क्यों सुबह सुबह घर में लड़ाई कर रही हो। मैं आज बिना लंच के ही चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरे हाथों का बना लंच क्यों लेकर जाओगी? अब तो पैसे कमाने लगी हो ना, बहुत पैसे हैं, बाहर का ही खाना, मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं। रूपाली की बातें सुनकर आकांक्षा के सर में दर्द होने लगता है और वो बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ आकांक्षा और उसके घर वालों को रूपाली की बातें सुनने की आदत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आशा अपने बेटे बहू से कहती है, अंकित बेटा, तेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है, अपनी बहन की शादी के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? अंकित क्या बोलेंगे, आपकी बेटी बाहर जाती है, काम करती है, लड़का भी खुद ही देख लिया होगा। वैसे भी हर समय फ़ोन में बिजी रहती है, हमसे बात करने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी से बात करें। वैसे भी शादी का पैसा तो उसी ने जोड़ लिया है, हमें करना ही क्या है। अरे बहू, तुझसे बात करना मतलब अपना सर दीवार में फोड़ने जैसा है। हाँ हाँ, मुझसे बात करने पर तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि मैं अनपढ़ जो हूँ और आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। रूपाली, 2 मिनट अपना मुंह बंद नहीं कर सकती क्या? हर समय क्यों इतना बोलती हो? माँ, आप लड़का देखो, हम इसी साल आकांक्षा की शादी कराएंगे। अंकित की मंजूरी लेने के बाद आशा आकांक्षा के लिए लड़के देखने लगती है और आकांक्षा के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। बहुत जल्द लड़के वाले आकांक्षा को देखने उसके घर आते हैं, पर रूपाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वैसे मैंने कभी भी मेहमान को इतना खाते नहीं देखा।
लगता है आप सब भूखे आए थे। खाइए खाइए और खाइए, खाना हमने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। वैसे ना हमारे घर में इतने पकवान बनते नहीं हैं। आशा बहन, आपकी बहू बहुत मजाक किया है। अरे नहीं तो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं है तो अपनी होने वाली बहू से पूछ लो। और हमारी ननद जी घर का कोई काम नहीं करती, ऑफिस जाना होता है ना, सारा काम मेरे ऊपर रहता है और ये सब भी मैंने ही किया है। दरअसल बात पढ़ी लिखी है ना मेरी ननद, और पढ़े लिखे लोग कहाँ घर का काम करते हैं, है ना। रूपाली, तुम पीने में कुछ ठंडा नहीं लेकर आई? जाओ रसोई से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। रूपाली घर आए मेहमानों से बड़ी ही बदतमीज़ी से और बेवकूफ़ों की तरह बात करती है। ये देखकर लड़के वालों को बहुत अजीब लगता है और वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन फिर से आकांक्षा के लिए रिश्ता आता है और हर बार की तरह इस बार भी रूपाली अपनी बेवकूफ़ी से अपनी ननद का रिश्ता तोड़ देती है। आप यकीन नहीं करोगे, इससे पहले भी जब मेरी ननद का रिश्ता आया था और मैंने उन्हें बताया कि मेरी ननद घर का कोई काम नहीं करती क्योंकि इन्हें नौकरी करनी होती है, तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अब बताओ, पढ़ा लिखा इंसान, खास करके लड़कियां, कभी ससुराल में काम कर सकती है? और मेरी ननद तो उठती ही ऑफिस के समय पर है। अगर आप मेरी ननद को रानी की तरह रख सकते हैं तो बताइए। रूपाली की इन हरकतों की वजह से एक बार फिर बेचारी आकांक्षा का रिश्ता टूट जाता है और हर बार रूपाली कुछ न कुछ बेवकूफ़ी करती रहती, जिस वजह से आकांक्षा का रिश्ता बार बार टूट जाया करता। पर अब आशा से बर्दाश्त नहीं होता और एक दिन वो अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती है। बहू, तेरी इन बेवकूफ़ियों की वजह से मेरी बेटी का घर नहीं बस रहा। आखिर तू चाहती क्या है? अरे भाई, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी ननद का घर बस जाए और मेरी ननद ऐसे घर में जाए जहाँ वो रानी की तरह रह सके। आखिर मेरी ननद मेरे सर का भी तो बोझ है। गलती करी मैंने तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके। अगर तुम पढ़ी लिखी होती ना तो इस तरह की बकवास बातें लड़के वालों के सामने नहीं करती। तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में मेरी बात घुसती क्यों नहीं? और मेरी बहन बोझ नहीं है, समझी? हाँ, सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। आखिर मैं कम पढ़ी लिखी और बदतमीज लड़की जो हूँ, पर एक बात बता दूँ, मैं दिल की साफ हूँ। बस थोड़ी सी मुँह फट हूँ। पर अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो मुझे मेरे मायके भेज दो। जब ननद जी का रिश्ता लग जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी अपना कर्तव्य निभाने। भाभी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है और अच्छी बात बोली है। अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। रूपाली की वजह से आकांक्षा का रिश्ता नहीं होता और जब इस बारे में रूपाली को कहा जाता है तो वो मुंह बनाकर अपने मायके चली जाती है। पर अंकित भी रूपाली को लेने नहीं जाता और अपनी बहन के लिए रिश्ता देखता है और रिश्ता तय होने के बाद अपनी बीवी को लेकर आता है। ये कहानी है शीना की, जिसको शादी का बहुत शौक था लेकिन 22 साल की उम्र में घर वाले उसकी शादी करने को तैयार नहीं थे। फिर एक रोज़ शीना के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। वो अस्पताल में होते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूं, बस मेरे सामने शीना की शादी हो जाए, इसके लिए कोई अच्छा लड़का देख लो। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है आप ठीक है बिल्कुल। तभी शीना आ जाती है। अरे माँ, भगवान करे पापा लंबे जिए और जिएंगे भी, इसमें कौन सी दो राय है, लेकिन बोल रहे हैं कि मेरे लिए लड़का देखो तो देख लो ना, कर लेती हूँ ना शादी। वैसे भी तो करनी है ना, कि नहीं करनी? हाँ बोलो। अरे चुप कर, तेरे पापा बेड पर पड़े हैं और तुझे शादी की सूझ रही है। तभी डॉक्टर आते हैं। पापा बेड पर नहीं, बिल्कुल घर जा रहे हैं। आपके पति बिल्कुल ठीक है, कल आप इन्हें ले जा सकती है। ये हुई ना बात, पापा कल घर आएंगे और मेरी शादी की तैयारी करेंगे। अरे वाह, बेटी की शादी भी तय कर दी, बधाई हो बधाई हो। अरे नहीं नहीं, वो तो इनको लगा पता नहीं ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं, तो इसी डर से बोल रहे थे कि अपने आगे ही शादी करते बेटी की। अरे आप तो खूब जिएंगे आराम से करिए शादी। नहीं 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 नहीं,
अब तो पापा ने बोल दिया है तो शादी अब करनी ही होगी। हाँ हाँ बेटा ज़रूर। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा है, मैं बात करता हूँ, कल ही बुलाता हूँ उसे मिलने के लिए। अगले रोज राकेश शीना के घर आता है। शीना को राकेश अच्छा लग जाता है और राकेश को शीना। मुझे राकेश पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो बेटा कौन कौन है घर में? जी सिर्फ पापा है और मैं, माँ नहीं है मेरी, और बहन की शादी हो गई है। ओहो, लेकिन शीना तो इतनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएगी बेटा। आप लोगों के घर के लिए किसी घरेलू लड़की की ज़रूरत है, बाकी शीना की उम्र भी कम है। जी आप सही बोल रही हैं, मेरे घर में एक जिम्मेदार बहू की ज़रूरत है। मैं चलता हूँ, आपकी बेटी बहुत अच्छी है लेकिन मेरे घर की ज़रूरत कुछ और है। राकेश जैसे ही उठता है शीना जोर से चिल्लाती है, ये कैसे पता कि मैं घरेलू नहीं हूँ? अरे शादी करना चाहती हूँ, यानी कि घर का काम काज आता है। और माँ ऐसे रहा तो होली मेरी शादी। लेकिन बेटा तुम बड़े शहर की लड़की हो, राकेश के पिता गांव में रहते हैं, वो महीने 2 महीने जाता है गांव में, तुमको गांव में रहना होगा। हाँ तो क्या हो गया, माँ भी तो रहती थी यहाँ जब आप विदेश में थे तब। लेकिन ये दिल्ली महानगर है, वो गांव है। नहीं शीना, ये शादी तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। अभी तो तुम्हें अच्छा लग रहा है लेकिन आगे तुम ही परेशान हो जाओगी। हाँ शीना, आंटी जी ठीक बोल रही है। मैं भी ऐसी लड़की देख रहा हूँ जो छोटे शहर से हो, जो गांव में मेरे पिता की सेवा कर सके, मेरी बहन की आओ भगत करे और वहाँ के रीति रिवाजों को समझे। लेकिन शीना के सर पर तो शादी का भूत सवार था। सुंदर सा राकेश उसे अभी किसी सपनों से राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। शीना शादी की जिद करती है और राकेश भी मना नहीं कर पाता। दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी के बाद शीना, शादी के रस्म रिवाजों के बीच ऑफिस की काफ़ी छुट्टी हो गई है। कल मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ। वापस दिल्ली? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कैसे? फिर शीना को शादी के वक्त के अपने वादे याद आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ 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 ठीक है, तुम पिताजी का ख्याल रखना। घर की साफ सफाई, खाना पीना सब तुम्हारे हाथ में है। हम लोगों के घर आने जाने वाले बहुत हैं, तो उन लोगों के लिए भी चाय नाश्ता। वैसे तो घर के कामों की मदद के लिए कमला बुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन वो भी अब उम्र दराज हो रही है तो। अरे तुम चिंता न करो, वैसे भी मैं क्या करूँगी सारा दिन, यही सब करके टाइम पास करना होगा ना। राकेश चला जाता है। राकेश के जाने के बाद शीना के ससुर कहते हैं, अरे बेटा शीना, चाचा जी आए हैं, ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर दो। उफ, ये चाचा जी भी ना पास में रहते हैं लेकिन रोज रोज आ जाते हैं। शीना की बात बुआ सुन लेती है। यह शहर नहीं गांव है बेटा, यहाँ तो लोगों का वक्त ऐसे ही गुजरता है। चाय मैं बना देती हूँ तो कुछ नाश्ते की तैयारी कर ले। शीना बिना मन के नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। क्या करूँ, क्या बनाऊँ? राकेश तो है नहीं, किसके लिए करूँ ये काम, किसके लिए खाना बनाऊँ? इन देहाती लोगों के लिए कभी नहीं। ये रहे बिस्कुट और ये है नमकीन, चाय बुआ जी बना रही है। और क्या चाहिए इन गवारों को। शीना बिस्कुट नमकीन कटोरी में रखकर चली जाती है। अगले रोज, आज मौसम ठीक है, सिर्फ बाजार हो आती हूँ। क्या पहनूँ क्या पहनूँ? ये जीन्स टी शर्ट डाल लेती हूँ। शीना जीन्स टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाती है और निकल जाती है। लोग देख देख कर हंसते हैं कि आखिर ये क्या, राकेश की बीवी को हो क्या गया है। उधर दिन के खाने में ससुर बहू का इंतजार कर रहा होता है कि राकेश की बुआ कहती है, भैया खाना लगा दूँ, फिर दवाई भी तो खानी होगी। हाँ हाँ लगा दो। वैसे बहू कहाँ है, आज दिखाई नहीं दी, ठीक तो है ना वो? बुआ सास कुछ नहीं कहती, वो अंदर चली जाती है। वहीं बाजार में राकेश के दोस्त की भी दुकान होती है। अरे भाभी जी, ये क्या पहन कर घूम रही है? कैसे सब उनको देख रहे हैं? मैं राकेश को फ़ोन करके कहता हूँ कि भाभी को समझाए कि ये गांव है, यहाँ ये सब नहीं चलता। दोस्त राकेश को फ़ोन करके सब बताता है। राकेश शीना को फ़ोन करता है। कहाँ हो तुम? बाजार में ऐसी घूमने आई थी। क्यों?
शीना, दोपहर के 2 बज रहे हैं, ये कोई वक्त है बाजार में घूमने का? घर में पापा को खाना भी तो देना होगा। और दूसरी बात, क्या पहना है तुमने? ये तरीका होता है क्या गांव में रहने का? ऐसे नहीं चलेगा, तुरंत घर जाओ और कपड़े बदलो। शीना को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि उसके ससुर ने पति के कान भरे हैं। कहने को ससुर है, लेकिन हरकत पूरी औरतों वाली। मुझसे बात करते, इनको फोन करके भड़काने की क्या जरूरत थी? अभी खेल लेती हूँ। शीना गुस्से से घर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो रहा है इस घर में? अरे एक शहर की लड़की किसी तरह आप लोगों के साथ रहने की कोशिश कर रही है, तो ये करेंगे आप लोग? अरे मैं जो मर्जी पहनूं, शहर में तो और छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन मजाल थी किसी की जो मुझे कुछ कहे। ससुर को समझ में नहीं आता कि बहू क्यों चिल्ला रही है। तभी कमला बुआ बाहर आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों क्या? राकेश को कैसे पता चला कि मैं जींस पहनकर मार्केट गई हूँ? अब जब मेरी डांट पड़ गई तो आप लोग मासूम बन रहे हैं। बेटा, बाजार गई थी तो बता कर जाती, मुझे दवाई मंगवानी थी, खत्म हो गई है। तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका तो नहीं लिया। ससुर की आंख में पानी आ जाता है। आसपास की बहुएं सर पर पल्ला रखकर कैसे घर का काम करती हैं, आने जाने वाले लोगों का ख्याल करती, घर का काम करती। काश ऐसी बहू मेरी भी होती, लेकिन अब क्या। बुआ सारी बात राकेश को बता देती है। राकेश शीना को फ़ोन करता है। शीना, अपने कपड़े तैयार कर लो, मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा हूँ, वापस में तुमको लेता आऊँगा, कुछ दिन अपने मायके में रह लो। शीना खुश है। अगले दिन राकेश आता है, चाय बनाकर पिता के साथ बैठता है। वो शीना के कमरे में भी नहीं जाता। आहट सुनकर शीना उठ जाती है और कमरे में जाती है, जहाँ राकेश पिता के साथ बैठा होता है। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शीना की बात पर विश्वास कर उससे शादी की, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं शीना को उसके मायके छोड़ रहा हूँ। मैं जैसी बीवी चाहता था, शीना वैसी बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैं भी शीना के लायक नहीं हूँ। मैं उसके पिता से बात करके तलाक लेने की कोशिश करता हूँ। शीना पति की सारी बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है कि तभी ससुर की आवाज़ उसके कान में आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू की उम्र ही क्या है, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता, खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस अभी जिम्मेदारी समझ नहीं पाई है। तुम बहू को ले जाओ, लेकिन कुछ दिनों में वहीं रहने की सेटिंग कर लो। शहर की लड़की गांव में नहीं रह सकती, जैसे मैं शहर में नहीं रह सकता। बेटा, कमला और मैं तो बहुत अच्छे से हैं, बस तुम दोनों आते जाते रहना। शीना की आंख भर आती है। वो ससुर के पैर छूकर माफ़ी मांगती है। मैंने शौक में शादी की थी, लेकिन शादी के क्या मायने होते हैं मुझे आज पता चला। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। फैमिली, देवरानी की जॉइंट फैमिली। सुहाना की एक ननद और 2 देवर थे, जिसमें से उसकी सास रूपा अपने छोटे बेटे अशोक के लिए लड़की देख रही थी। तभी एक दिन रूपा सुहाना के पास आती है और एक लड़की की फोटो दिखाकर सुहाना से कहती है, सुहाना बहू, अशोक के लिए एक रिश्ता आया है, बता तो ये लड़की कैसी लग रही है तुझे? शक्ल से तो मुझे अच्छी लग रही है, और सुना है बहुत गुणी भी है, हमारे अशोक के लिए ठीक रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये लड़की पसंद है अपने देवर के लिए। अब क्या था, अब रूपा अपने छोटे बेटे अशोक का रिश्ता दिव्या नाम की लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द दिव्या की शादी अशोक से हो जाती है। शादी के बाद जब दिव्या अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसका एक देवर और एक ननद भी है, जो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं और स्कूल जा रहे हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी और खर्चा भी उसके जेठ और पति ने संभाल रखा है। कितने बड़े परिवार में मेरी शादी हो गई है, और तो और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी भी मेरे पति के कंधों पर है। ये सोच सोच कर ही दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब दिव्या रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसके घर में एक नौकरानी भी नहीं है और घर का सारा काम उसकी जेठानी कर रही है। तभी वहाँ रूपा आती है और दिव्या को इस तरह से खाली देखकर उससे कहती है, दिव्या बहू, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर अपनी जेठानी की थोड़ी मदद करा दे, बेचारी मेरी बहू सारा दिन अकेले ही काम करती है। तो क्या हुआ माँ जी, और वैसे भी अभी दिव्या नई है, उसे समझने में टाइम लगेगा। नहीं दीदी, अब मैं इतनी भी नई नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करवा सकती हूँ। अब दिव्या अपनी जेठानी के साथ घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं तो दिव्या अपनी जेठानी के कान भरने लगती है।
दीदी आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न मानो तो। अरे भला मैं क्यों तुम्हारी बातों का बुरा मानूंगी, बताओ ना क्या कहना चाहती हो। दीदी आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? माँ जी के 3 बेटे हैं, घर का सारा खर्चा जेठ जी और अशोक जी उठाते हैं। अब देवर जी की भी तो उम्र हो गई है, उनका स्कूल ख़त्म हो गया है, वो अपनी पढ़ाई के साथ कुछ काम तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, और तुम भी ना अपने दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो। वैसे भी पंकज अभी बहुत छोटा है, अभी अभी तो उसने स्कूल पास किया है, अभी उसे कॉलेज करना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, और भी बहुत कुछ करना है। पता नहीं किस पत्थर की बनी है, मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हुआ इस पर कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक मेरी बातों को नज़रअंदाज करती हैं आप जेठानी जी। दिव्या अपनी जिठानी को भड़काने की काफ़ी कोशिश करती है, पर सुहाना उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ धीरे धीरे अब सुहाना अपनी देवरानी की बातों में आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, भैया मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी और कुछ किताबें भी लानी है, इसके लिए पैसे चाहिए। हाँ भैया, मेरी भी स्कूल की फीस भरनी है, इस साल मेरी 12th क्लियर हो जाएगी, फिर मैं भी भैया की तरह कॉलेज जा पाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, तू जब तक चाहे तब तक पढ़ना, और पैसों की चिंता तुम दोनों बिल्कुल मत करना, तुम बस अपनी पढ़ाई और खान पान पर ध्यान दो। इतना बोलकर बिना कुछ पूछे सुहाना का पति अपने दोनों भाई बहन को पैसे दे देता है और ऑफिस जाते हुए अपनी माँ को भी घर खर्चे के लिए पैसे दे देता है। ये सब देखकर एक बार फिर दिव्या अपनी जेठानी के कान भरती है। मेरा तो कुछ बोलना ही बेकार है, ससुर जी की पेंशन आती है, पर फिर भी हमारे पति बिना पूछे अपने भाई बहन पर पैसे लुटाते हैं और खुद की कुछ सोचते ही नहीं। तुम सही कह रही हो, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पैसे मांगे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, और आज जब इनके भाई बहन ने पैसे मांगे तो एक बार भी नहीं पूछा कि कितने पैसे चाहिए, और दोनों भाई बहन की ख्वाहिश पूरी कर दी। यही चीज़ तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी दीदी। अब देखिए ना, आपकी भी 2 बच्चे हैं, आपको उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा तो चलो कोई बात नहीं, अभी शादी हुई है, पर आपके तो बच्चे हैं, फिर आप अपने बच्चों का हक और हिस्सा अपनी ननद और देवर को कैसे दे सकती हैं? पर मैं क्या करूं दिव्या, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जानती हो ना, ये दोनों भाई अपने दोनों भाई बहन से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं। दीदी कुछ बातें प्यार से की जाती हैं, मैं ना अशोक जी को समझा दूंगी, आप जेठ जी को समझाना, देखिएगा वो दोनों हमारी बात ज़रूर समझेंगे। अब दिव्या जो चाहती थी वो हो जाता है और सुहाना पूरी तरह से दिव्या की बातों में आ जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों को भड़काती थी और घर में पैसे देने से मना करती है। देखिए जी, परिवार बहुत बड़ा है और आप दोनों भाई अकेले इस पूरे घर की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते। अब समय आ गया है कि पंकज भी कुछ करे, और रीना को इतना पढ़ाना लिखाना ही क्यों, अरे जल्दी से रीना की शादी करके एक बोझ कम करते हैं सर से। सुहाना, आज तुम ये कैसे बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन को बोझ कैसे बोल सकती हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए रीना की उम्र हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, और देवर जी को भी अब अपना खर्चा खुद निकालना चाहिए, और माँ जी के पास ससुर जी की पेंशन तो आती ही है, फिर उन्हें पैसे देने का क्या मतलब? अरे आपके खुद के भी तो 2 बच्चे हैं, अब हमें अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? यहाँ सुहाना अपने पति को भड़का रही होती है, तो वहीं दिव्या भी अशोक के कान भर रही होती है। अशोक जी, आखिर कब तक आप अपने भाई बहन पर यूं ही पैसे उड़ाते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए? जेठ जेठानी का क्या है, वो तो कभी भी हाथ खड़ा कर लेंगे ये बोलकर कि अब उन्हें अपने बच्चे संभालने हैं। इस तरह से सुहाना और दिव्या अपने अपने पतियों को अपने कब्जे में कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ दोनों भाइयों का रवैया भी बदलने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी रूपा अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा क्या बात है, इस बार तुम दोनों की सैलरी नहीं मिली क्या? अरे भाई, घर का राशन खत्म होने वाला है, पंकज की कॉलेज की फीस भरनी है और रीना को भी क्लासेस लेनी है। देखिए माँ, हमारा जॉइंट परिवार है, फैमिली ज़्यादा है, मैं अकेले इतना खर्चा तो नहीं कर सकता ना, मेरे खुद के भी तो 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अब पंकज को अपना खर्चा खुद उठा लेना चाहिए और रीना की शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए।
रूपा का बड़ा बेटा अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। रूपा बेचारी कुछ कह पाती उससे पहले उसकी दोनों बहू और अशोक भी वहां से चले जाते हैं। अपने बेटों का ये बर्ताव देखकर रूपा बहुत दुखी होती है, पर पंकज अपनी माँ को संभालता है। माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जानती हो ना भैया कैसे हैं। परेशान होंगे इसलिए इस तरह की बातें कहती। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पंकज के समझाने पर रूपा समझ जाती है और वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा देखती है कि उसका बड़ा बेटा अपने बच्चों की स्कूल की फीस रूपा को ना देकर अपनी बीवी को दे रहा है। वहीं पंकज और रीना भी जानबूझकर कुछ ऐसा ही कर रहे थे। तब वो अपने बड़े बेटे अशोक से कहती है, बेटा, तुम दोनों को अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं क्या? कोई बात नहीं, अगर तुमने अपने बच्चों की स्कूल की फीस मुझे नहीं दी, अरे कम से कम अपने भाई बहन को दो दे देते। वो कब से तुमसे मांग रहे हैं, आज उनकी लास्ट डेट है। माँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, अब हमारा खुद का परिवार है, खर्चा बढ़ चुका है मेरा, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। और माँ, मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो, मेरी तो नौकरी छूट गई है, नई नौकरी लगी है। मैं आपको बता नहीं पाया था, यहाँ मेरी सैलरी कम है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी नई कंपनी का मालिक बहुत खड़ूस है, अगर लेट हो गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। पर बेटा, अगर तुम दोनों ही मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे दोनों भाई बहन को कौन देखेगा? और हम सब तो एक साथ रहते हैं ना, एक परिवार में। तेरा मेरा कब से होने लगा? माँ जी, अब क्यों बात को इतना खींच रही है? उस दिन भी तो जेठ जी ने कहा था ना कि रीना की शादी के बारे में सोचो। वैसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर वो क्या करेगी, और अगर उसकी किस्मत में पढ़ाई हुई तो शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और देवर जी, आप अब बच्चे नहीं रहे, हमारी ना सही पर खुद की जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं ना। दिव्या बहू, तू ये क्या कह रही है? अभी रीना छोटी है, उसकी शादी नहीं होगी, और पंकज की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। माँ जी, आप बेकारी बात को खींच रही है, दिव्या ने कुछ गलत नहीं कहा। इतना बोलकर रूपा के दोनों बेटे और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अपने बेटों का ऐसा रवैया देखकर रूपा को बहुत दुख पहुँचता है और वो रोने लगती है, जिस पर पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, मैं कभी भी भैया भाभी की तरह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और रीना की शादी भी मैं करवाऊंगा। सही कहा भैया भाभी ने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है, और तू कैसे उठाएगा अपनी बहन की और मेरी जिम्मेदारी? तेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ज़रूरी तो नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई करता है वही तरक्की भी करता है। पापा भी तो कम पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने भी तो इतना बड़ा घर चलाया था ना। अब मैं भी पापा की तरह घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब पंकज अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद पंकज को छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। अब पंकज भी अपने हिस्से का पैसा घर में देने लगता है, पर अब भी सुहाना और दिव्या की आंखों में रीना खटक रही थी। ऐसे ही एक दिन रीना की कुछ दोस्त उससे मिलने घर आती है और रीना की दोस्त को देखकर सुहाना और दिव्या रीना को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इस घर की तो महारानी है इस घर की बेटी, खुद को तो कुछ करना होता नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों को बुला लेती है और भाभीयों को ऑर्डर दे देती है। पता नहीं भाभी, ये बोझ हमारे सर से कब जाएगी। माँ जी की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, ये नहीं कि बेटी की जल्दी से शादी करा दूं। भाभी, मैं देख रही हूँ जब से मेरे दोस्त आए हैं आप मुझे सुनाए जा रही हैं। मैंने आप दोनों में से किसी को कुछ करने को नहीं कहा है, प्लीज़ मुझे सुनाना बंद कीजिए। रीना, हमारे घर वालों ने हमें संस्कार दिए हैं, जब घर में कोई मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। तुम कहो या ना कहो, करना तो सब कुछ हमें ही है ना। तुम अभी इस घर की बेटी हो, इसलिए समझ नहीं रही हो। कल को जब किसी के घर की बहू बनोगी तब समझ में आएगा। लो रीना, तुम्हारे दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तैयार हो गया, ले जाओ और प्यार से खिलाओ, और कह देना अगली बार से ना आए, क्योंकि शायद अगली बार से हम दोनों तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ काम ना कर पाए। सुहाना भाभी, आप ऐसी कब से हो गई? दिव्या भाभी तो शुरू से ही ऐसी थी, पर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रीना अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों को भी उनके घर भेज देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रीना कुछ भी करती तो उस पर उसकी दोनों भाभियाँ उसे सुनाने लगती और बार बार अपनी सास को रीना की शादी के लिए फोर्स करती। एक दिन सुहाना और दिव्या घर के काम के लिए रीना को जिम्मेदार ठहराने लगती है और अपनी सास को ताने देने लगती है। माँ जी,
बेटी जात को सर पर इतना नहीं चढ़ाना चाहिए। रीना को घर का कोई काम करना नहीं आता। अरे कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी वो? दीदी, जब उसे कुछ आता होगा तब तो ससुराल में कुछ करेगी ना। इसने तो कसम खा रखी है, ससुराल में जाकर ये हमारी नाक कटवाएगी। माँ जी, आप तो अपनी कमर कस लीजिए बस, क्योंकि रोज आपकी बेटी की शिकायत आपको मिलने ही वाली है। अरे पर बहू, तुम दोनों रीना के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आखिर उसने आप क्या कर दिया? और रीना को तो घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, सारे काम आते हैं घर के? तब फिर आपकी फूल जैसी बच्ची घर के कोई काम करती क्यों नहीं? बस करो भाभी, अब आप दोनों मेरी बहन का खर्चा नहीं उठाती और ना ही मेरा, इसलिए मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर आप रीना के पीछे इस तरह पड़ी रहोगी तो। देवर जी, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर। कल को जब आपकी शादी होगी ना, तो आप भी अपनी बहन को नहीं देखोगी, फिर आपकी यही बहन हमारे सर पर नाचेगी। इसलिए वक्त रहते अगर इसे इसके घर भेज दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस कीजिए, मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन का बोझ उठा सकता हूँ। मैं जब चाहूँगा मेरी बहन की तब शादी होगी। अगर आप दोनों को डर है कि शादी में आप दोनों का पैसा लग सकता है तो आप ये दोनों ये घर छोड़कर जा सकते हैं। मैं अकेले माँ और अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। आज पहली बार पंकज के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी दोनों भाभियों को जवाब दे देता है। पर तभी वहाँ पंकज के दोनों भाई आ जाते हैं और पंकज की ऐसी बात सुनकर पंकज पर हाथ उठाते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी से इस तरह बात करते हुए? जानता भी है भाभी का औहदा माँ के समान होता है। मैं सब जानता हूँ भैया, ये आपकी और भाभी की चाल है ताकि आप हमसे अपना पीछा छुड़ा सको। इसलिए मुझे रिश्तों की पहचान मत करवाओ भैया। अरे बस करो तुम तीनों भाई आपस में लड़ना। जिसे इस घर से जाना है वो जा सकता है। सुन लिया आपने? आपकी माँ चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं, फिर हम क्यों अब तक यहाँ रुके हैं? चलिए जी, आज ही यहाँ से चले जाते हैं। जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तब आपकी माँ, बहन और भाई की आँख खुलेगी। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब सुहाना और दिव्या अपने अपने पतियों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अकेले पंकज पर आ जाती है। पर पंकज भी हार नहीं मानता। वो दिन रात मेहनत करता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन पंकज रीना की शादी का कार्ड अपनी भाभियों को देने उनके घर जाता है। ये लीजिए भाभी, रीना की शादी का कार्ड। आपका सपना पूरा हुआ। 2 पैसे क्या कमाए तुमने? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। शादी में आ जाइएगा, क्या पता शादी में आने के बाद आपके तेवर बदल जाए। इतना बोलकर पंकज वहाँ से अपनी भाभी को जवाब देकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद पंकज के दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ शादी में शामिल होने आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पंकज उन दोनों से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है और वो दोनों भाई आज भी वहीं के वहीं हैं। पति हो तो ऐसा। शेफाली और वरुण की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत प्यार था। वरुण अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता था और उसे लगता था कि शेफाली भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था जो वरुण नहीं जानता था, और वो ये था कि वरुण के ऑफिस जाने के बाद जब भी वो घर पर नहीं रहता था, वरुण की माँ यानी कि शेफाली की सास और वरुण के पापा यानी कि शेफाली के ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन शेफाली ये बात कभी भी वरुण को बताती नहीं थी, क्योंकि वो वरुण से बहुत प्यार करती थी। शेफाली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सुनो, शाम को तैयार रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर पर। बहुत दिन हो गए यार, इस बीच में तुम्हारा बर्थडे भी निकल गया। ठीक है वरुण, आप जब ऑफिस से आएंगी तब तक मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। वरुण के जाने के बाद क्या कह रही थी हैं? उसके साथ पार्टी में जाएगी? मुझसे पूछा तुमने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ ना। हाँ, जा सकती हो, जरूर जा सकती हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में तो बहुत मजा आता है ना तुम्हें। आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने माँ के से फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई।
और मेरे बेटे के पैसों को उड़ाना चाहती है? कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप फोन करके बोल दे तू शाम को उसके साथ नहीं आ रही। लेकिन मम्मी जी, मैं वरुण से क्या कहूंगी? कोई भी बहाना बना। हमारे बेटे के पैसे इस तरह डिनर करने में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो फिर देख हम कैसे वरुण को परेशान करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मैं वरुण से कह दूंगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज आप उन्हें परेशान मत करिए। शेफाली वरुण को फोन करके मना कर देती है और उसके साथ घूमने नहीं जाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जब वरुण ऑफिस चला जाता है तो उसके बाद, शेफाली, ये तेरे गले की चेन तो दिखा, कहाँ से आई है? इससे पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। वो मम्मी जी, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो वरुण ने मुझे गिफ्ट की थी। हैं? इतनी महंगी चेन वरुण ने तुझे गिफ्ट की और हमें बताया भी नहीं? वो वरुण पर्सनली ये गिफ्ट मुझे लाकर दे गए थे और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए। शाबाश, हमारे ही घर में रहकर हमारी पैसों पर ऐश कर, हैं? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें ऐश करने वाली क्या बात है? वरुण की पैसों पर, उनकी सैलरी पर मेरा भी तो अधिकार है, और ये तो वैसे भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मायके से कुछ लाई होती ना तो पता चलता। एक तो खाली हाथ चली आई और जब देखो तब मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ाती रहती है। और फिर एक दिन, क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कमजोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं वरुण, कुछ दिनों से बहुत वीकनेस फील होती है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? वरुण शेफाली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की। अरे नहीं मम्मी, शेफाली की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, कितनी कमजोर हो गई है। जाओ जाओ, डॉक्टर को मिलकर आओ। हॉस्पिटल में देखिए, आपकी वाइफ को सही केयर की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और अपना ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना है? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इनके साथ साथ ये आप ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ ड्राई फ्रूट, फल, सब्जियों को भी अच्छे से खाए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना शेफाली, आज के बाद तुम ठीक से खाना खाओगी, अपना ख्याल रखोगी, ओके? घर लौटकर आने के बाद, अरे ये क्या बेटा, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, फल, ये सब किसके लिए लेकर आए हो? मम्मी, शेफाली के लिए लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत ज्यादा वीकनेस है और उसे ये सब चीजें खाने की बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, ये तुमने अच्छा किया। अब घर की बहू बीमार हो जाएगी तो सब कुछ कैसे ठीक रहेगा। अच्छा किया बेटा तुम। वरुण के ऑफिस जाने के बाद, अच्छे से देख रही हूँ मैं, आजकल मेरे बेटे को बहुत ब्लैकमेल कर रही है ना, इमोशनल। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारी खाने पीने की चीजें फ्री में मिल गई क्या तुमको? नहीं मम्मी जी, फ्री में क्यों मिलेंगी? पैसे देकर खरीदी है इन्होंने। वही तो हम कह रहे हैं। अरे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाओगी? कितने महंगे आते हैं और कितने सारे पैसे लग गए होंगे हमारे बेटे के। लेकिन पापा जी, ये सब जरूरी था। डॉक्टर ने वरुण को ये सब चीजें मेरे लिए लाने को कहा था। यह सारी चीजें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती है। और सुन, अगर तुझे इतना ही ड्राई फ्रूट खाने का शौक है ना, तो अपने मायके में अपने पापा को फोन लगाओ और बोलो 4 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। तब तक खबरदार जो इन चीजों को हाथ भी लगाया तो। लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। अगर मैंने ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर बहू, घर का काम करना शुरू कर दे, पहले से दोगुना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी।
नहीं तो बोल अपने पिताजी को तेरे लिए एक नौकर भिजवा दे। और रही बात इन ड्राई फ्रूट्स की, तो ये हम लोगों के काम आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद सुबह के वक्त, शेफाली, तुम अपनी दवाइयाँ और खाना पीना वक्त पर ले रही हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने तुम्हें ला कर दिए थे, खाए ना तुमने? अरे बेटा, तू तो ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया हो। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शेफाली जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवाई ले रही है, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं इसकी वीकनेस जरा भी दूर हुई हो। थोड़ी देर बाद शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? शेफाली उठो, शेफाली तुम ठीक तो हो? अरे क्या हो गया बेटा? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा, कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वरुण शेफाली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीके से अपना डाइट ले, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि इन्होंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ प्रॉपरली ली थी। शेफाली, डॉक्टर यहाँ दवाइयों की नहीं तुम्हारी डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें सारी चीजें टाइम टाइम पर ला कर दी थी। अब सही सही बताओ तुमने खाई या नहीं? वरुण की बात सुनकर शेफाली फूट फूट कर रोने लगती है, और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सारी सच्चाई वरुण को बता देती है। घर लौटकर आने के बाद, क्या हुआ वरुण बेटा, सब ठीक तो है ना? शेफाली की तबीयत सब कुछ सही है ना बेटा? मम्मी, कैसी माँ है आप? आपने शेफाली को इतना परेशान किया, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उसके साथ? यह तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? लगता है बहू ने तुम्हें अच्छी तरह से भड़का दिया है बेटा। पापा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। इस बात का एहसास तो मुझे काफी वक्त से था। आप लोगों का व्यवहार शेफाली के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी ठीक से कुछ पता ही नहीं चला। रहने दीजिए ना वरुण, आप मम्मी पापा से इस तरह बात मत करिए। देखा, पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब भली बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी, आप शेफाली को इतना उल्टा सीधा सुना रही हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी है आपकी बहू में, और आप उसे बात बात पर अपने मायके से दहेज लाने के लिए ताने मारती रहती हैं। ये सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों मम्मी, क्यों? बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अच्छी तरह से भड़का दिया है ना तुमने मेरे बेटे को। मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं शेफाली के साथ घर में और क्या क्या हो जाता। मैं उसके साथ और कुछ गलत होते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा बेटा? नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी बीवी की सेवा करेगा? घर में बैठ जाएगा क्या? नहीं पापा, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? आप मेरे माँ बाप हैं, आप पर मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो क्या करना चाहते हो बेटा? अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? अब तुम अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ गए हो कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। लेकिन शेफाली को शादी करके मैं इस घर में लाया हूँ, और उसके साथ अत्याचार हो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं वरुण? मैंने भी गलती कर दी जो आपको सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लूंगा और हम वहां रहेंगे, ताकि दिन रात तुम्हें वहां कोई ताने मारने वाला ना हो। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाएगा बेटा, वो भी अपनी बीवी के लिए। शेफाली, मेरी जिम्मेदारी है माँ। एक बार नजर उठाकर अपनी बहू के चेहरे की तरफ तो देख, उसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने उसके खाने पीने की चीजें उसे खाने नहीं दी, और इसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। ठीक है बेटा, जो तुझे करना है वो कर। वही तो कर रहा हूं मैं।
आपका भी ख्याल रखूंगा और अपनी पत्नी का भी। मैं अपनी पत्नी को बीमार, कमजोर और इस तरह लाचार नहीं देख सकता।